हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय मजीद में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स सेकंड में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा चैप्टर है क्या परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अब जो कि हमारे पास आज से लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में हम लोग डेली बाय डेली कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट 2-4 क्वेश्चनों पर क्या करते हुए, चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ चैनल पे बने हैं और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है। देखिए, कह रहा परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले बात क्या आती है, परमाणु की संरचना क्या होती है। परमाणु के संदर्भ में देखिए हम जानते हैं सबसे पहले इसमें क्या आएगा। देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है ना उन्हें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्या है परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये कहता है। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था, सबसे पहले एक परमाणु के नाभिक पर, परमाणु क्या होता है पहली बात समझ लीजिए। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और इसी के संदर्भ में किसने, डाल्टन ने भी अपना मत दिया था। उसने बताया था परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है। तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है अभी। हमारा जो मेन फोकस ये सब का प्राइमरी कक्षा 9, 10, 11 से पढ़ते हुए आए हुए हैं। चलिए, तो उन्होंने क्या किया था, परमाणु पर क्या किसकी, अल्फा कणों क्या कर रही थी, बमबारी करवाई थी। किसकी, अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी। और कुछ किरणें क्या हो रही थी, सीधी चली जा रही थी। और कुछ किरणें क्या हो रही थी, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। और कुछ किरणें क्या हो रही थी, जा तो रही थी लेकिन किसी उससे टकरा करके अपने उसी दिशा में चली आ रही थी। तो उसने ये बताया कि जो किरणें बिना प्रभाव डाले चली जा रही, यानी वहां पर क्या कोई भाग नहीं है। और कुछ किरणें जा तो रही लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं। और कुछ किरणें जा रही लेकिन उससे टकराने के पश्चात अपने उसी दिशा में क्या हो रही हैं, आ जा रही हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वहां पर कोई एक ऐसा धनावेशित भाग है जो इन किरणों को क्या कर रहा है, वापस भेजने का कार्य कर रहा है। यानी कि उन्होंने क्या किया, तब नाभिक उसको बताया कि वहां पर क्या कोई ऐसा धनावेशित भाग है जिसे उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। तो उन्होंने ये बताया कि नाभिक में क्या पाया जाता है, क्या पाया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं। कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या, देखिए इसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उतनी ही मात्रा में उसके वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये किसने बताया, देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यही है जिसके आधार पर किसकी, नाभिक की खोज की गई। और उससे यह निष्कर्ष निकला कि क्या निष्कर्ष निकला, कि किसी भी परमाणु में ये क्या होता है, उसके बीच में कोई एक ऐसा धनावेशित भाग होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं, उसके बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या, जहां पर धनावेशित भाग क्या होता है, मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि जो क्या है, नाभिक है, उसकी त्रिज्या कितनी, 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट, ये तो पहली पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है दूसरी पॉइंट ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश, किसका, पूरे परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ पे, उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। कहाँ पे, उसके नाभिक पे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बराबर उसी परमाणु में क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है, ये क्या है उसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर है, पहला क्या, देखिए उसने क्या बताया था, एक बार और समझ लीजिए। पहले रदरफोर्ड ने क्या किया था, पहले अल्फा कणों की क्या कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे। किस पे, परमाणु पर। और जिससे कुछ किरणें क्या हो रही थी, सीधी चली जा रही थी। और कुछ किरणें उससे टकरा कर क्या हो जा रही थी, हल्का सा विक्षेपित हो जा रही थी। और कुछ किरणें जा तो रही थी लेकिन उससे टकराने के पश्चात वापस चली आई। और जिस भाग से वो चली आई तो उन्होंने बताया कि उसके भीतर
कोई एक ऐसा भाग है जिससे किरणें क्या और जाकर टकराने के पश्चात अपने उसी दिशा में चली आ रही हैं। और कुछ किरणें देखिए, जो किरणें सीधी चली जा रही, तो उन्होंने बताया कि वहां पर कोई खोखला भाग है जिसके द्वारा क्या प्रकाश किरणें जो जा रही हैं उससे अल्फा कर जो जा रहे हैं वो टकरा उसको छेद कर कहाँ चले जा रहे हैं, आर पार चले जा रहे हैं। और जो टकराने के पश्चात अपने उसी दिशा में आ जा रही है, उन्होंने उसको क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि वहां पर कोई एक ऐसा धनावेशित भाग है जिससे ये किरणें जा तो रही लेकिन टकरा करके आर पार नहीं जा पा रही और टकराने के पश्चात अपने उसी दिशा में चली आ रही, और जिसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक का नाम दे दिया। क्लियर है। और फिर उन्होंने ये बताया कि जो समस्त धनावेशित भाग होता है कहाँ पे, उसके नाभिक में ही क्या होता है, केंद्रित होता है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी, 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। और समस्त धनावेश कहाँ पे होता है, नाभिक में ही क्या होता है, केंद्रित होता है। और पूरा जो परमाणु तो कैसा, तो खोखले गोले की भांति होता है। क्लियर है। और जो समस्त इलेक्ट्रॉन होते क्या होते हैं, उसके वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्लियर है। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर है। कोई समस्या किसी को? चलिए आगे करने का प्रयास करते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना, जितना ही मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रोटॉन इसमें मौजूद होता है, उतनी मात्रा इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। बस उतने ही क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी मतलब कि शॉर्ट में करने का प्रयास कर, पूरा डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास समय भी नहीं है। चलिए आगे, अगला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। देखिए हमने कहा ना, जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसे ही करने का प्रयास करेंगे। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में बोहर का मॉडल क्या था। बोहर का जो मॉडल था, किसका, बोहर का मॉडल था। बोहर ने ये बताया, देखिए क्या होता है, बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करने के लिए क्या क्या 3 पॉइंट दिए। देखिए 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। पूरे पॉइंट को बताने की कुछ जरूरत ज़्यादा नहीं है। देखिए बस क्या चीज़ है वो समझिएगा। उन्होंने पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, जो इसमें क्या होते हैं, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए ये है हमारा क्या, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। क्लियर। और ये इसका क्या, नाभिक। ज़्यादा कर लेते भाई। क्लियर। और ये रहा इसका वृत्ताकार कक्षा। और इन कक्षाओं में जानते क्या नाम है भाई इनका, के, एल, एम, एन, ये सब पढ़े होंगे। चलिए ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका एल, और ये हो गया आपका एम, और ये हो गया आपका एन। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका एन बराबर पहली कक्षा, एन बराबर दूसरी कक्षा, एन बराबर तीसरी कक्षा, एन बराबर चौथी कक्षा। ठीक है। और देखिए उन्होंने यही बताया था, ये बोहर का परमाणु मॉडल चल रहा है। देखिए ये जो एन या एन जो है, ये एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। ठीक है। के एलिमेंट क्या है, ये उसके कोष हैं। ठीक है। चलिए उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उतनी ही मात्रा में, देखिए जितनी मात्रा में इसमें क्या होता है, धनावेश होता है, उतनी मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इन पर जो नाभिकीय बल होता है, देखिए इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल। क्या कहते हैं, वैद्युत बल। ओके। और नाभिक के द्वारा जो फोर्स लग रहा है कहलाता है क्या, नाभिकीय बल। ठीक है। और ये देखिए अभी नीचे की ओर अभिकेंद्रित है तो इसे कहते हैं कि अभिकेंद्र बल। यानी कि इन तीनों बलों के द्वारा क्या, तो वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत? देखिए ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, चाहो तो भाई देख लो कैसे अभिकेंद्र बल आता है। अभिकेंद्र देखिए सभी बल क्या आपस में बराबर हैं। ठीक है, कितना चाहिए, एम भी स्क्वायर अपॉन का आर, और ये जा कितना आपका 1/4πε0 विद्युत बल इधर है, ये अभिकेंद्र बल एम, और ये जा कितना आपका जेड ई, और इंटू या स्क्वायर कर दो बटे का
r का स्क्वायर। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल उसी तरह से, ठीक है, नाभिक के द्वारा जो लगाया गया बल तो कहलाता है क्या? नाभिकीय बल। जहां यम क्या है? यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान, ठीक है जी। और v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, कक्षीय वेग कहिएगा, क्या? इलेक्ट्रॉन का वेग। z क्या है? z है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। r क्या है? त्रिज्या, किसकी? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद कर तो समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरी पॉइंट देखिए, दूसरी पॉइंट उन्होंने क्या बताया, जो केवल इलेक्ट्रॉन, देखिए समझिए बात, केवल कह रहा है कि देखिए वे कक्षाएं, देखिए वे कक्षाएं तभी संभव हैं, क्या है? कह रहा है कि वे कक्षाएं तभी संभव है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होगा, क्या होगा? वे कक्षाएं तभी संभव है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होगा, किसके होगा? किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होगा यानी mvr, किसका? इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग जो होगा mvr पूर्ण गुणज के रूप यानी h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये क्या है इसका? इसको कह सकते हैं प्रथम परिकल्पना। किसकी? बोहर मॉडल का क्या है? प्रथम परिकल्पना। क्या कर सकते हैं इसको? प्रथम परिकल्पना, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय परिकल्पना। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसे करने का कार्य करिए। परिकल्पना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था। देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो देखिए वे कक्षाएं तभी संभव है जो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। देखिए वे कक्षा, ये मान लीजिए कक्षा है तो ये कक्षा तभी बनेगी जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो किसके? h/2 पाई पूर्ण गुणज के रूप में होगा, तभी तो ये कक्षा संभव होगी, नहीं तो कक्षा संभव नहीं होगी, ठीक है जी। जहां यम क्या? यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या? इलेक्ट्रॉन का वेग है, e r क्या? इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, n क्या है? उसमें कक्षाओं की संख्या है, ठीक है जी। n क्या? कक्षाओं की संख्या है। अब देखिए तीसरी बात, तीसरी परिकल्पना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी परिकल्पना, इसी बात समझिए, इसी पे देखिए कह रहा है तीसरी परिकल्पना में जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? गति करता है। किस पे? जब इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? घूमता है, तो वो ऊर्जा का क्या करता है? किसी भी प्रकार का ह्रास या किसी प्रकार का ऊर्जा उत्पादन नहीं करता है, जब तक कि वह अपनी एक कक्षा से मूव करके दूसरी कक्षा में न जाए, या दूसरी कक्षा से क्या करे? ऊर्जा का ह्रास करके पहली कक्षा में न आए। या तो ऊर्जा को देखिए, यदि पहली कक्षा से जंप करके दूसरी कक्षा में भी जाए, या तो दूसरी कक्षा से जंप करके वो पहली कक्षा में भी जाए, तब तो ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा का क्या उत्पादन होगा, नहीं तो ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। और उन्होंने देखिए एक चीज, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी उसी कक्षा में घूमेगा तो उससे ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। ये क्या? बोहर की तृतीय परिकल्पना है, ठीक है जी। अब समझिए बात को। और जब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से, किससे? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से जंप करके किसमें जाए? दूसरी कक्षा में जाए। किसमें? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से यदि क्या होगा? जंप करके दूसरी कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, यानी ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ठीक है। और यदि दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें जाए? पहली कक्षा में जाए, तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। समझ रहे बात को? यदि पहली कक्षा से क्या करेगा? जंप करके यदि दूसरी कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और यदि क्या हो जाए? यदि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाए तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्लियर है? बात को समझते रहिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी परिकल्पना क्या है? एक बार ध्यान से फिर समझ लीजिए।
जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहली कक्षा से जंप करके यदि दूसरी कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यदि दूसरी कक्षा से क्या करेगा, जंप करके वो पहली कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, अरे चलिए आगे देखते हैं, आगे टॉपिक का बचे दो क्या, ठीक। देखिए हमने कहा ना क्या करेंगे, जब कम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा इससे क्या करेंगे, जंप करके जब ये ज्यादा वाली में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और जब ज्यादा से क्या करेगा, जंप करके निचली ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कहलाएगा क्या, वह हो जाएगा आपका यहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, और एक बात समझिए, जिसमें देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु जिसमें न्यूनतम ऊर्जा का, कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा कक्षाओं में क्या करता है, घूमते रहता है। और यही अवस्था क्या कहलाती है, उनकी मूल अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी मूल अवस्था। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और यदि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था 3 बोहर की क्या थी, बोहर की परिकल्पना थी। एक बात और समझ लीजिए जिसे न समझ में आया हो। देखिए बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें, जो सॉरी क्या बताता है, हाइड्रोजन पर बोहर मॉडल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और उन पे जो इलेक्ट्रॉनों पर जो बंधाव होता है किसके द्वारा, वैद्युत बल, नाभिकीय बल और अभिकेंद्र बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये क्या था, इसका पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, गति करते हैं, किस पे, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, तो उसका जो कोणीय वेग होता है, ठीक है, सॉरी जो कोणीय संवेग होता है वो किसके, h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये क्या है, इसकी द्वितीय परिकल्पना। ठीक है, और तृतीय परिकल्पना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का वह अवशोषण करता है। ठीक है, हो सकता है कि स्पीड थोड़ा सा हो तो कमेंट करिएगा, सोचेंगे भाई कम करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट और भी हैं। देखिए जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंटें और भी मिलती जाएंगी। ये पार्ट बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या, ये पूछेगा आपसे। कक्षा में चाहे जो कक्षा हो सकती है, यानी भी कक्षा के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये क्या एक परमाणु है। फिर वही बात आ गई, परमाणु जानते हैं, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, जिसके जो एक धनावेशित भाग होता है, जो बीच में उसका क्या, तो धनावेशित भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी, अल्फा किरणों की बमबारी कर करके। जो किरणें बिना प्रभाव डाले सीधी चले जाए तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई उसका कोई पूरा क्या खोखला भाग है, जिससे प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस चले जाए तो उन्होंने बताया कि ये क्या, वहाँ पे कोई धनावेशित भाग है जहाँ से प्रकाश किरण टकराने के पश्चात या अल्फा किरण टकराने के पश्चात वापस चली आती है। उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया, नाभिक दे दिया। ठीक है, चलिए नाभिक में हम जानते हैं कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके बाहरी कक्षाओं में किससे उसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। ठीक है जी, अब बात समझिए आगे की तरफ। तो मान लेते हैं ये क्या है, Ze है। Ze क्या है, उस परमाणु का नाभिक है। और ये देखिए यहाँ से इसकी पथ की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, Rn मान लेते हैं। कितना मानते हैं बच्चा, Rn मान लेते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Vn वेग से क्या करता है, गति करता है। सही जी, ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए थ्योरी क्या से लिखेंगे, माना कि
माना कि हाइड्रोजन, माना कि हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1, ये ना Z बराबर 1 है, तथा इलेक्ट्रॉन तथा उसकी त्रिज्या कितनी है, Rn है। ये सही है ना, Rn है। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार पथ पर Vn वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्या। अतः नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F E बराबर 1/4πε0 इंटू ZE और इंटू E बटे का RN का स्क्वायर हो जाएगा जी, 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर बटे का RN का स्क्वायर। किसके द्वारा, बात समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये चार्ज है, यह भी चार्ज है, तो जब दोनों चार्ज है तो दोनों चार्जों के बीच में भी क्या होगा, कुछ न कुछ फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसे किसके द्वारा देखेंगे, कूलाम्ब के नियमानुसार। कूलाम्ब ने क्या बताया था कि जब किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मिला देंगे तो हो जाएगा कितना आपका Q1 Q2 बटे का R का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, F बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो कितना Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, जो A का मान होता है 1/4πε0 इंटू K, और ये Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाता है। किसका मान है, F का मान है। ठीक है जी, तो इसी से हमने यहाँ पर कर लिया। थोड़ा मार्कर चेंज कर ले भाई, चलिए आया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, देखिए अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, अतः अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर अपान का R, V की जगह कितना रखेंगे Bn, R की जगह कितना रखेंगे Rn। ठीक है जी, देखिए हमने बताया अभी किससे, बोहर की प्रथम परिकल्पना, लिख लें किससे, बोहर की प्रथम परिकल्पना से कितना हो जाएगा, प्रथम परिकल्पना क्या है, Fe बराबर का F, यानी वैद्युत बल और क्या होता है, जो अभिकेंद्र बल दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, या F बराबर Fe, मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा mvn का स्क्वायर और बटे Rn, और बराबर 1/4πε0 इंटू का कितना हो जाएगा ZE का स्क्वायर बटे का कितना हो जाएगा Rn का स्क्वायर। हो गया, अच्छा हो गया ना जी। अब समझिए बात, ये तो हो गया। इससे समीकरण नंबर हम कितना कर लेते हैं, 3 करते हैं। हो गया जी। अब बात समझिए, देखिए बोहर की परिकल्पना क्या थी, द्वितीय परिकल्पना से चली, किससे, बोहर की द्वितीय परिकल्पना से क्या है, mvn Rn इक्वल टू NH/2π, यही है ना जी। चलिए यहाँ से Vn का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, Vn का मान, तो Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH/2π, और ये कितना m होगा, और यह कितना हो जाएगा यहाँ पे Rn हो जाएगा। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। चलिए रख दीजिए मानों को, रखिए। देखिए यहाँ चाहे तो बेग भी निकल जाएगा ना, चाहे तो, लेकिन निकालते हैं। रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखिए वी एन का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 3 से रखिए यहाँ पे। अच्छा कितना हो जाएगा, तो जाएगा यम, तो जाएगा एन एच अपान का 2 पाई यम, और ये जाएगा वी सॉरी आर एन होगा जी, और इसका स्क्वायर और बटे का आर एन, और बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जाए कितना जेड ई का स्क्वायर बटे का आर एन का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए देखिए एक बात समझिए, अब कितना हो जाएगा यहाँ से, एक सेकंड देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चलेगी कराते चले जब दिख भी नहीं के। ठीक सॉरी ठीक सही है। चलिए हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ से आपका यम, हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर और बटे का 2 दूना का 4, और हो जाएगा पाई का स्क्वायर, हो जाएगा आपका यम का स्क्वायर, और हो जाएगा आपका आर एन का स्क्वायर, और फिर नीचे कितना है, ये आर एन और भी नीचे बचा हुआ है, तो हो जाएगा 1/r(n) हो जाएगा, और ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ये आपका जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे आर एन का स्क्वायर हो जाएगा। सही जी, आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यम से एक थे यम ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बचा है, बोलिए। देखिए और हमें क्या चाहिए, क्या आर एन चाहिए, इस चीज़ को हम उधर ले लें। पहले करते हैं, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे का कितना, यहाँ पे पाई बचेगा, ये कितना पाई बचेगा, और यहाँ पे एक ठीक यम भी बचेगा, पाई यम बचेगा, और फिर आर एन भी नीचे बचा हुआ है, आर एन को रहने दीजिए, 1/r(n) हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे का कितना एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सही जी। अब पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हमें आर एन चाहिए, तो आर एन को उधर भेजिए और बाकी सबको इधर ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और बटे का कितना हो जाएगा, ये पाई एम रहेगा ही, और ये नीचे कितना हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एन का स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा की त्रिज्या है। ठीक है जी, अतः यही क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा की क्या है, कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, एक बात समझिए, ये देखिए सब पूरे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर एन अनुक्रमानुपात एन का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि देखिए कहने का मतलब जो यनवी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या होती, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन पूछा गया था कब, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में और 15 में भी, और 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, और 2000 किसमें, और सॉरी 19 में पूछा गया है, 15, 17, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए इसी से अब से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ये क्या था, हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा के लिए त्रिज्या आ गया। क्लियर है, चलिए आगे चलें।
चलिए आगे चले, क्या लिखा है? देखिए अगला टॉपिक हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की यानी हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, कर लो भाई, किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, 2 सेकंड का हमें विराम दीजिए। वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है जी, वीडियो पे टेंशन न लीजिएगा। वीडियो का टेंशन न लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, किसके लिए कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चलिए देखिए, हम लोग बिना देर किए, कैसे बिना देर किए हम लोग इसको करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखें, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, पहले क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहला काम हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, किसके? इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, यानी उनकी कुल ऊर्जाओं का क्या होता है, योग होता है, ठीक है जी। किसका? इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, किसकी? देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। चलिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कितना होता है, के बराबर के एन कर लेते हैं, कितना? के एन बराबर 1/2 यम वी एन का स्क्वायर, हो गया जी। किसका? 1/2 यम वी एन का स्क्वायर, हो ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वी एन का मान पहले निकाल करके रखेंगे, किससे? अभी जस्ट हमें निकला क्या, यनवी कक्षा के लिए उसकी त्रिज्या आई है, किसके लिए? यनवी कक्षा की त्रिज्या हमने निकाला है, और इस चीज देखिए किससे, क्योंकि बोर की द्वितीय परिकल्पना से कितना हो जाएगा, द्वितीय परिकल्पना क्या है, यम वी एन का स्क्वायर, सॉरी यम वी एन हो जाए आर एन बराबर कितना, एन एच अपॉन का 2 पाई, ये होता है। हमें चाहिए कितना, वी एन का मान, किसका मान चाहिए, वी एन का, रखिए तो वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन कितना 2 पाई, और कितना जगह 2 पाई एम, और जगह कितना आपके आर एन हो जाएगा, ठीक है। मान रख दीजिए यार, इसका कितना होगा यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा के एन बराबर, और आर एन का भी मान, आर एन का मान हमने भी निकाला है, क्योंकि आर एन बराबर कितना है, आर एन का मान बताया था कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी हाँ एप्सिलॉन 0 और बटे का पाई एम जेड ई का स्क्वायर, यही आया था।
यही है ना जी। चलिए इस मान को यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एन एच और अपान 2 पाई और जाएगा आपका यम आर एन का मान एन स्क्वायर एच का स्क्वायर और ये कितना आपका एप्सिलॉन 0 और नीचे का ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपका पाई यम जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा जी। चलिए जो कट रहा है उसे काटिए, देखिए यम से यम इसका कैंसिल और एन से एन कैंसिल, एच से एच कैंसिल और कितना पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया जाएगा जेड ई का स्क्वायर और बटे का 2 बचा, बटे का 2 और क्या है एन एच, कितना एन एच एप्सिलॉन 0 आया कि नहीं। ये देखिए किसका मान है और 2 नहीं कट रहा है, कैसे 2 नहीं कटा है, जेड ई का स्क्वायर ऊपर चला गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच एन एच से एन एच कैंसिल, कितना ये किसका मान है वी एन का मान है। वी एन का मान उठा कहाँ रखिए, समीकरण इसको बना लीजिए, कुछ बना सकते हैं चाहे तो कितना बना, एक बना लेते हैं, देखिए कितना वी एन का मान क्या रखने करके रखने पर रखिए, कहाँ पे वी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, आप कितना हो जाएगा के एन बराबर 1/2 यम बी एन का मान तो जाएगा जेड ई स्क्वायर और बटे का 2 एन एच एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, तो 1/2 यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का 2 दूना का 4 हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। सही जी, कितना 4 दूना का 8 यानी कितना हो जाएगा यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे 4 दूना का 8 कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ये किसका मान है, किसका मान है, के एन का मान है, किसका मान है यार, के एन का मान है। आर के मान को थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए क्योंकि आर एन इक्वल टू कितना आया है, ये रखे ना भी कितना एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और बटे का पाई एम जेड ई का स्क्वायर। सही, चलिए हो गया। इसे समीकरण नंबर क्या कर लीजिए 2 कर दीजिए, आ गया, समझ आ रहा है। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब इसके बाद इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यू एन बराबर कितना, बराबर यू एन बराबर कितना होता है 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 और ये कितना जेड ई और बटे का, देखिए जेड ई तो है नाभिक के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना माइनस का ई हो जाएगा और बटे का आर एन, स्क्वायर नहीं होता है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा जेड ई के पावर जेड ई का स्क्वायर और बटे का कितना आर एन, और ये कैसे साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया यू एन का मान। ठीक, अब देखिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए, ये यू एन का, अब यहाँ पे भी आर एन का मान रख दीजिए, किसका मान आर एन का मान, देखिए यहाँ पे निकला है आर एन का मान, यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर और बटे का आर एन का मान कितना दिया यहाँ पे, तो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और ये ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा पाई एम जेड ई का स्क्वायर। सही जी, हुआ ना। ठीक, अब देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काटिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल और कुछ नहीं कट रहा है, बस कितना आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
अच्छा दिख रहा है, चलिए बहुत है इतना तो लिख सकते हैं यहाँ तक। कितना आ जाएगा, माइनस में 1/4 पाई को रहने दीजिए, पहले माइनस लगा दीजिए और जाए कितना आपका z, देखिए यम भी है तो यम भी रखिए, देखिए यहाँ पे यम बचा है यम, और यहाँ पे z स्क्वायर e के पावर 4 और नीचे कितना ये हो जाएगा 4 और जाए देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ये किसका मान है, un का मान। इसे समीकरण नंबर कितना करिए, 1 2 हो गया, 1 2, इसे 3 करिए, सही है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किसका, चलिए 1 नहीं बनाया क्या, ओहो सेट। अच्छा यहाँ पे इसको बनाना चाहिए था हमको, चलिए इसे बना लेते। इसे कितना करते, इसे 1 कर देते, इसे 2 कर लेते, इसे 3 कर देते, इसे 4 कर देते। अब सही हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 का मान कहाँ, समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर रखिए। कितना हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर कि, ये क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, ई एन बराबर के एन और प्लस का यू एन, रखिए मान। कितना हो जाएगा, मान रखिए तो हो जाएगा यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस करके रखना है तो कितना हो जाएगा, यम जेड ई का स्क्वायर और जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे, ये माइनस में हो जाएगा ना, कितना 4 हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। दोनों से कॉमन है कितना, यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। बचा कितना है, 1/8 और माइनस 1/4, सही जी। तो जाएगा इसमें यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। देखिए एन का भी स्क्वायर बचा है, एन का भी स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, आपका माइनस 1 होगा माइनस, देखिए लसा कितना आएगा 8 आएगा तो 1 और ये आपका कितना 2, सही जी। कर दीजिए कितना हो जाएगा, यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1/8। ठीक, इसको आप रख सकते हैं कितना, यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे माइनस आगे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/n का स्क्वायर। ठीक है जी, 1/n का स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन को। दोनों में क्या करिए, किससे HC से गुणा और HC से क्या करिए, भाग कर दीजिए। किससे, HC से गुणा और HC से भाग। कितना तो जाएगा माइनस, ये देखिए ये EN का मान है, EN का मान माइनस यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये कितना यहाँ पे 1/n का स्क्वायर, ये मान है। ठीक, या EN बराबर माइनस यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और इंटू
एच सी अपॉन नीचे भी 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर तो जाएगा एच सी और जाएगा गुणे कितना 1 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए माइनस आगे है यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे 8 कितना हो जाएगा एच का क्यूब और कितना हो जाएगा सी एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए ठीक, एच का क्यूब एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और इंटू का सी, और ये कितना हो जाएगा एच सी अपॉन का एन का स्क्वायर। इसको पूरे को क्या कर सकते हैं आर, चूंकि लिख लीजिए यहाँ पे, चूंकि आर बराबर कितना हो जाएगा यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का 8 एच का क्यूब एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और इंटू का सी। ठीक है, ये आर क्या है, जहाँ आर एक क्या है नियतांक है, जहाँ आर एक क्या है नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। रख दीजिए मान तो कितना माइनस तो जाएगा आपका आर हो जाएगा एच सी अपॉन का एन का स्क्वायर। ये किसका मान है ई एन का मान है। ठीक, कोई दिक्कत? बड़ा लंबा सवाल पूछा था जी। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2000 ठीक, कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बात समझिए, आर का मान चूंकि कितना होता है, चूंकि आर का मान, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। जिन्हें न समझा वीडियो को रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, और अभी तक जो चैनल पर नया है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए एक बात समझते हैं, यही हमारा क्या है आर एन का मान है ना, सॉरी आर का मान है, तो हमें सिर्फ आर का मान निकालना होगा। लिख लेते क्या, चलिए तुम्हारे लिए बढ़ाते हैं भाई, आर का मान, किसका मान आर का मान। आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए वहां पे तो जाएगा आर इक्वल टू यम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 और बटे का 8 और जाएगा कितना एच का क्यूब और जाएगा एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और ये जाएगा आपका सी। ठीक, जहाँ लिख लीजिएगा यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम बराबर कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, किसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है जी, और जेड क्या, जेड एक रख देना, किसका हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए। एक सेकंड और रुके मैं, और ये ई का ई बराबर कितना 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, एच का मान कितना होता है 6.6 × 10⁻34 जूल और ये हो गया आपका सेकेंड रखिएगा। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और सी का मान कितना रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मान रख करके कैलकुलेट करिएगा, उत्तर कितना आ जाएगा पूरा जब हल करेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा कर देते हैं, वीडियो तो लंबी हो ही रही है। आर इक्वल टू एम का मान 9.1 × 10⁻31 kg, सही है जी, मात्रक को पीछे कर लीजिएगा, और जेड का मान 1 रखिएगा, ई का मान 1.6 × 10⁻19, इसके पावर कितना हो जाएगा 4, और इसका मान 8 और ये कितना 6.6 × 10⁻34 हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, तो इसका कितना हो जाएगा क्यूब, और फिर गुणे 8.85 और गुणे 10⁻12 जूल सेकंड इसका स्क्वायर होगा, और ये 3.8 × 10⁻3 3 × 3.0 × 10⁻8
मीटर पर सेकेंड। मात्रा को सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा हल करने के बाद 1.097 और गुड़े 10 के घाते ऋण 7 किसमें हो जाएगा मीटर का -1, यानी ये आर का मान है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है, दूसरा नहीं आएगा। अब बात समझिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको पूरे देखिए आर का मान ये रखिएगा, एच का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आर का भी मान दिया है, आर का मान यहाँ पे है, एच का मान भी यहाँ पर है, सी का भी मान यहाँ पर है, यहाँ पर रखिएगा। तो ई एन का मान किसमें, ई एन का मान जो होगा जूल में भी आएगा, किसमें आएगा, ई एन का मान जूल में भी आएगा। ठीक है, चाहे तो उसको आप किसमें बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आर का मान भी रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो ये 13.6 और हो जाएगा कितना बटे का एन का स्क्वायर और हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिकों पे। अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, और जिसके लिए हमने क्या किया, इसका बेसिक तो उठाया ही, और उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हमने कराने का प्रयास किया। क्या है अगला टॉपिक होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हम लोगों की नेक्स्ट दिन की टॉपिक होगी, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसे देखना न भूलें। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।